हेलो नमस्कार बच्चों। मैं बिट्टू कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है। इस चैप्टर में हम लोग जो है पहले इस चैप्टर का पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण के प्रकार, उसके बाद आ जाते हैं संक्षारण, उसके बाद विकृत घनीयता, इतना ही है। और रासायनिक अभिक्रिया का जो है अलग अलग प्रकार है, उसको हम लोग अंतर के मदद से समझेंगे और उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना लोग चलते हैं ये पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं, पहले वो जानते हैं। ये चैप्टर पढ़ने का कारण है कि हमारे शरीर में, हमारे आसपास, हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार का अभिक्रियाएं घटती है। जैसे हम लोग मान लीजिए गोबर को फेंक देते हैं, उसके बाद वो गोबर सड़ता है तो उससे क्या होता है, उष्मा निकलता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार का अभिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज लैब में बन रहा है तो अभिक्रिया के तहत बनता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के या मिल के तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, चीनी और पानी मिलके शरबत का निर्माण करता है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ता है तो तीसरे नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख देते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ता है तो तीसरे नए पदार्थ का निर्माण होता हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग थोड़ा समझ जाइए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एक धातु होता है। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अपना लोग मैग्नीशियम, जितना भी धातु होता है सबके बारे में पढ़ेंगे, धातु। वो जो है उसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। ये हो गया मैग्नीशियम। इसको यदि हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुले में छोड़ देंगे तो ये अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। जो क्या करता है, तो सॉरी, यही हो गया एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। मैग्नीशियम को अगर खुली वायु में छोड़ देंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देगा। हम लोग जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी में दिया गया है, उसके अलावे एग्जाम्पल हम लोग नहीं बताएंगे। जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे बताएंगे, उसके अलावे नहीं बताएंगे। यहाँ पे जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिए हैं, सीधे सीधे एग्जाम में आ जाता है उसको कि जो है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक दूसरा क्वेश्चन उस तरह का भी आता है कि मैग्नीशियम रिबन को बार बार साफ क्यों किया जाता है जब वह जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन को इसलिए बार बार साफ किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो है ये ऑक्साइड का परत जम जाता है उजले कलर का, जिसके कारण जलना जो होता है कम हो जाता है। इसलिए जो है मैग्नीशियम रिबन को बार बार साफ किया जाता है जलाते समय। उसके बाद समझ में आएगा। एक और एग्जांपल हम लोग बता दे रहे हैं, जैसे इसका नाम लिख दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल, जिंक प्लस H2SO4, ये हो गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं जिंक
उसके बाद ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो जो है क्या कहते हैं इसको, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, जब धातु की अभिक्रिया जो है सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्ल के साथ कराया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि ये तो अभिक्रिया अभी हम लिख दिए, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया के इस साइड वाले को क्या कहते हैं, अभिक्रिया के उस साइड वाले को क्या कहते हैं, इसके बीच में प्लस साइन क्यों दिया जाता है, ये ऊपर एरो का साइन क्यों दिया जाता है, नीचे एरो का साइन क्यों दिया जाता है। ठीक है, अपना लोग उसके बाद पहले हम बोर्ड साफ करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं, सिंपल आसान परिभाषा बताएंगे जिससे आप लोग को भी तुरंत याद हो जाए, उसके बाद क्या कहते हैं याद भी रहे। आप लोग लिखते जाइएगा इसको, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा दर्शाया या निरूपण किया जाता है, दर्शाया जाता है उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या, एक वैसा समीकरण जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण के क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण क्यों लिखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। नहीं तो ऐसे मान लीजिए मैग्नीशियम लिखे, उसके बाद जो है सल्फ्यूरिक अम्ल लिखे या ऑक्सीजन लिखे, उसके बाद दिखा रहे कि हाँ अभिक्रिया हो रहा है, उसके बाद क्या बना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। इसीलिए क्या करते हैं अपना लोग, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जिससे क्या होता है, आसानी हो जाता है किसी भी चीज को लिखने में, कोई भी अभिक्रिया लिखने में जल्दी जल्दी लिखाता है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा पढ़ पाते हैं या ज्यादा समझ पाते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या होता है, चलिए नियम पे चलते हैं। नियम आप लोग नोट करते जाइएगा, जितना हम लोग लिखा देंगे, एक चैप्टर में 10 से 12 पन्ना लिखाएंगे, उससे भी कम लिखाएंगे, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कौन क्वेश्चन आएगा वो भी जो है चैप्टर खत्म होने के बाद बता दिया जाएगा कि कौन क्वेश्चन इस साल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है वीआईपी ऑब्जेक्टिव, जो मान लीजिए अगले साल एग्जाम में देखने को मिलेगा, वीआईपी ऑब्जेक्टिव हो जाए, वीआईपी शॉर्ट हो जाए, वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन, सब बताया जाएगा। पहले चैप्टर में जितना चीज़ है वो पढ़ेंगे, शायद 1 लेक्चर लगे या 2 लेक्चर लगे या 3 लेक्चर लगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन करेंगे। चलिए नियम क्या होता है, चलिए पहला नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। पहला नियम आ जाते हैं। पहला नियम क्या होता है कि अभिकारक को बाएं साइड लिखा जाता है, बाएं साइड। एक सेकेंड, पहले ये रहने देते हैं, नीचे इसको थोड़ा करते हैं। नियम, आप लोग एक चीज देखे होंगे कि अभिक्रिया जो होता है, मान लीजिए ये A + B अभिक्रिया करके C + D बना रहे हैं। ठीक है, चलिए नियम लिखते हैं। पहले ये आप लोग अभी ध्यान में रखिएगा, अभी हम समझाते हैं क्या क्या है। ठीक है, अभिकारक को जो है, अभिकारक को बाएं साइड, बाएं तरफ लिखा जाता है, बाएं तरफ लिखा जाता है। प्रतिफल को दाएं साइड लिखा जाता है। देखिए
अभिक्रिया के इस साइड, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, भाग लेके कोई और चीज बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उत्पाद, उसको उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, और ये अभिकारक को हम लोग क्या करेंगे? बाएं साइड लिखेंगे, प्रतिफल को क्या करेंगे? दाएं साइड लिखेंगे। तो ये हो गया अपना लोग का अभिकारक। ठीक है, ये हो गया अभिकारक, ये हो गया प्रतिफल। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं पीछे, तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया वो हो गया प्रतिफल, और जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गया वो हो गया अभिकारक। ठीक है, उसी प्रकार एक और में उधर जिंक सल्फेट बना था, उसको बोलेंगे प्रतिफल। ठीक है, और तीसरा हो जाता है कि अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच क्या करते हैं? प्लस का साइन देते हैं। अब प्लस का चिन्ह देते हैं। क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, ये जैसे ये हो गया, मतलब दो या दो से अधिक जब अभिकारक भाग करेगा या अभिक्रिया में भाग लेगा, तो उसके बीच में जो है प्लस प्लस साइन देंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम देते थे, ऑक्सीजन देते थे, तो उसी प्रकार इसके बीच में जो है प्लस साइन देंगे, अभिकारकों के बीच प्लस का साइन देंगे। और प्रतिफल के बीच में भी उसी प्रकार, मान लीजिए प्रतिफल या उत्पाद जो है एक से अधिक बन रहा है, तो भी जो है प्लस का साइन देंगे। क्या करेंगे? प्लस का साइन देंगे दोनों तरफ। ठीक है, देख रहे हैं, इधर भी प्लस का साइन, उधर भी प्लस साइन। ठीक है, और अभिकारक और प्रतिफल को बांटने के लिए बीच में एरो का साइन देंगे। ये अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग बांटने के लिए क्या करेंगे? बीच में एरो का साइन देंगे। क्या करेंगे? एरो का साइन देंगे। प्रतिफल तथा अभिकारक को अलग अलग करने के लिए एरो का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इतना नोट करिए, उसके बाद आगे लिखाते हैं। ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक इसमें एक और चीज बता दे रहे हैं नियम में। ठीक है, 5वां नियम कि मान लीजिए किसी अभिक्रिया में हम लोग उष्मा दे रहे हैं, तो उष्मा देने का साइन इस तरह से देते हैं, त्रिभुज के आकार का। इसमें डाल देंगे, इससे पता चलता है कि हम लोग इस अभिक्रिया में उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी अभिक्रिया में जो है अवक्षेप निकल रहा है, तो एरो नीचे की तरफ कर देंगे। क्या करेंगे? एरो नीचे की तरफ कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी अभिक्रिया में गैस निकल रहा है, गैस, हाइड्रोजन गैस हो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, तो उसे ऊपर करेंगे। इस तरह से लिख दे रहे हैं गैस ऊपर, इधर लिख दे रहे हैं अवक्षेप, प्रिसिपिटेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अवक्षेप निकलेगा तो नीचे कर देंगे, गैस निकलेगा तो ऊपर, क्योंकि गैस जो होता है ऊपर उड़ जाता है, प्रिसिपिटेट नीचे ही रहता है, वो उड़ता नहीं है। और उसके बाद अगर मान लीजिए ऊर्जा या उष्मा निकल रहा है, तो उसको ऊर्जा लिख देंगे या उष्मा लिख देंगे, जो भी निकले उसको लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया रासायनिक समीकरण। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण का कौन कौन भाग होता है, कितने प्रकार का होता है। रासायनिक, देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ये देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और असंतुलित हम लोग नहीं पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण, मेन फोकस अपना लोग पे रहेगा ये संतुलित रासायनिक समीकरण पे। ठीक है, आप लोग ये थोड़ा ध्यान देकर रखिए, इस पे पढ़ना है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका हम लोग परिभाषा लिख रहे हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल या उत्पाद
के उत्पाद के परमाणु संख्या का मान समान हो उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के इस साइड, मतलब जो अभिकारक है और अभिक्रिया होने के बाद जो प्रतिफल बनता है, दोनों का जो अणु होता है ना, परमाणु, उसके परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, ए बी सी डी। तो इसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इधर मान लीजिए ए है 3 गो, ठीक है, सॉरी ए बी बना दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ए और ए 3 गो है और बी कितना है, मान लीजिए 1 मान ले रहे हैं, 1 नहीं, इसको भी 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखिए अभी कितना है, ए 1 है और बी भी क्या है, 1 है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का कहना ये होता है कि अगर इस साइड भी 3 गो है ए या 3 गो बी हो या 5 गो बी है, तो इस साइड भी बी उतना होना चाहिए। ठीक है, बी होना चाहिए, ए बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए जैसे 3 यहाँ पे लगा दे, 3 गुना 3 3 गुना 1 3, मतलब 3 गो ए भी हो जाएगा, 3 गो बी भी हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड जो है ए का मान भी और बी का मान भी जो समान हो जाएगा, यानी कि दोनों परमाणुओं का मान जो है समान हो जाएगा। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे कर सकते हैं? ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण करने का तरीका क्या होता है, ये आप लोगों को हर साल जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कर सकते हैं, या दो दे देगा एग्जाम्पल, बोलेगा संतुलित करें इसको। तो पहले आप लोग इसको समझिए, क्या वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें जो है अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु संख्या का मान बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम लोग इसका तरीका जानते हैं। ठीक है, क्या तरीका होता है, कैसे संतुलित, अभी 3 स्टेप में समझा देंगे। कोई भी भारी एग्जाम्पल आ जाए, आप लोग तुरंत उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, संतुलित, स्टार डाल के लिखिए, संतुलित रासायनिक नहीं सॉरी समीकरण संतुलित करने का तरीका। ठीक है, तरीका पहले लिख लीजिए, उसके बाद अपना लोग एग्जाम्पल पे देके इसको प्रयोग करेंगे। तो पहला क्या करना है, पहला जो होता है, सबसे पहले क्या देखना, ऑक्सीजन देखना है। सबसे पहले ऑक्सीजन देखना, कोई भी अभिक्रिया हो, सबसे पहले आप लोग जाइए ऑक्सीजन देखिए, उस ऑक्सीजन जो है कहाँ पे ऑक्सीजन है, अभिकारक तरफ ऑक्सीजन देखिए और प्रतिफल के तरफ ऑक्सीजन देखिए और उसको गिनिए कितना अभिकारक के तरफ जो है ऑक्सीजन है और प्रतिफल के तरफ कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, ऑक्सीजन को अभिकारक तथा प्रतिफल के तरफ बराबर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस साइड जो अभिकारक रहता है, इधर प्रतिफल रहता है, मतलब दोनों साइड जो है बराबर करेंगे, किसको, ऑक्सीजन को। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन को अभिकारक और प्रतिफल के तरफ क्या करेंगे, बराबर करेंगे। किस सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन करना है, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाने के बाद हम लोग हाइड्रोजन पे आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया, जैसे अभी बताए ना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो सबसे पहले ऑक्सीजन देखना कि कितना इधर ऑक्सीजन है, कितना इधर ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे करना है, बस आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद तीसरा आ जाते हैं, तीसरा क्या होता है, तीसरा अन्न तत्व। मान लीजिए अन्न तत्व कोई भी हो, अन्न तत्व को अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ देख के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। समझ गए, ये 3 चीज अपना लोग दिमाग में ध्यान रखना है, उससे आप लोग कोई भी बड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है, और सबसे पहला ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन बराबर करना, उसके बाद अन्न तत्व हो उसको बराबर करना। अपना लोग अभी एग्जाम्पल से सीखेंगे, आराम से एग्जाम्पल से सीखते हैं। ठीक है, आइए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, सॉरी इसको रहने देते हैं, थोड़ा आसान बना लेते हैं, H2 प्लस O2। एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 अभिक्रिया के क्या बनाता है, जल बनाता है।
क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ये हो गया जल बनने की विधि, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल बनता है। देखिए इधर हाइड्रोजन, सॉरी पहले क्या देखना है, ऑक्सीजन देखना है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 गो। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। इधर भी 1 है, ठीक है। मतलब ये अगर कुछ ना दिया हो तो 1 रहता है। तो इधर कितना है, 2 है। इधर कितना है, 1 है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं तो 2 गुना 1 यानी कि 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन का काम खत्म है, यानी कि ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2 हो गया। मतलब 2। अपना लोग को कुछ भी चेंज करना होगा तो ये फार्मूला में कभी भी चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, ठीक है। 2 लगाना हो, 5 हो, 10 लगाना, 15, 20 जे लगाना हो, लेकिन इसके पीछे लगाएंगे। हाफ लगाना हो, 1/2 लगाना, 1/3 लगाना, लेकिन इसके पीछे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दिए। यहाँ पे क्या है, O2, O2 बराबर हो गया, यहाँ भी 2, यहाँ पे 2 परमाणु, यहाँ पे भी 2 परमाणु। उसके बाद आ जाते हैं अपना लोग क्या करते हैं इस पे, हाइड्रोजन पे। इधर देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर कितना हो गया, अब 4 हो गया। पहले से लेकिन 2 था, इधर अब क्या हो गया, 4 हो गया। अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर नहीं जो है हम पहले से ही 2 था, इधर भी 2 है, बात बराबर है, लेकिन नहीं, रूल क्या कहता है, सबसे पहले अपना लोग किसको देखना, ऑक्सीजन को देखना है। तो आ जाते हैं इधर जो है ऑक्सीजन को, काम खत्म है, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन इधर क्या है, 2 है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 हम लगा दे रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन भी संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित, यानी कि ये अभिक्रिया संतुलित हो गया। इसी तरह आपको अभिक्रिया मिलेगा, क्या कहते हैं, सॉरी एग्जाम में ये अभिक्रिया मिलेगा और आपको संतुलित करने बोलेगा। तो आपको अभिक्रिया दिया रहेगा, इस तरह संतुलित नहीं रहेगा। तो आपको आंसर लिख के, पूरा अभिक्रिया लिख के, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे गैप छोड़ के रफ पेज पे सॉल्व करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। 2 रहता है, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। या ये हम बिहार बोर्ड का बता रहे हैं, और किसी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार बोर्ड में ही आता है, ठीक है। ये रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण ये हो गया, और ये करने का तरीका हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं एनसीईआरटी से देख के, ये लीजिए। जिंक जो है H2SO4, ये हो गया जिंक सल्फेट, उसके बाद जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए देखिए, इधर इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 है, 4 गो। तो इधर कितना है, इधर भी देखना, इधर भी 4 हो, यानी कि ऑक्सीजन पहले से ही संतुलित है। उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितना है, H2, 2 है। इधर कितना है, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन भी पहले से ही संतुलित है। उसके बाद आ जाते हैं अन्य तत्व, या सल्फर ले लीजिए या जिंक ले लीजिए। जिंक चलिए देखते हैं, जिंक ले लीजिए। जिंक भी इधर भी 1, इधर भी 1। देखो इधर जो होता है ना, यहाँ पे जो है 1 रहता है, और अगर मान लीजिए इसके तरफ रहे तो वो गुना होता है, इतना आना चाहिए, आप लोग मैथ में जानते होंगे, ठीक है। तो इधर भी जिंक, इधर भी जिंक, ठीक है, दोनों 1 जिंक, और उसके बाद सल्फर भी 1, इधर सल्फर भी। ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, संतुलित ही है, ठीक है। इसको हमको कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी संतुलित है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। उसके बाद आ जाते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो कहेगा सर असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा बता दीजिए। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा सेम इसके जस्ट उल्टा होगा। क्या, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें जो है अभिकारक के परमाणु की संख्या और प्रतिफल के परमाणु की संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये लोग अपना लोग पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कराते हो जाएंगे इस चैप्टर में, जो है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना एग्जाम्पल हम करा दिए उतना ध्यान रखना है, उसके बाद कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। जितना हम एग्जाम्पल करा रहे हैं अभी उतना ही याद रखना। आप लोग अपना लोग आ जाते हैं जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उसी में होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपकरण, रिडॉक्स, एक नहीं लिखे हैं, एक अवक्षेपण अभिक्रिया, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो इतने प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो देखिए हर अभिक्रिया एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले अपना लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। 1 नंबर में आ जाता है
संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। आप लोग एक एक पॉइंट जितना हम लिखते जा रहे हैं वो नोट करते जाइए, ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। उसके अलावा अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आ गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो 10th लेवल पे, तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग अभिकारक 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 जुड़ के नए उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है, ठीक है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, सीधा समझ लिए, जुड़ना मतलब क्या, जब दो अलग अलग उत्पाद क्या होगा, जुड़ेगा तो नया उत्पाद बनेगा। ही अभिक्रिया, सॉरी कहते हैं दो नया अभिकारक जुड़ेगा, अभिकारक जिसमें अलग अलग अभिकारक जुड़ के नया उत्पाद बनाता है, ठीक है। दो नया अभिकारक जुड़ के क्या करता है, नए उत्पाद का निर्माण करता है। उसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, और वियोजन मतलब होता है टूटना, ठीक है। संयोजन मतलब जुड़ना, और वियोजन मतलब टूटना। जैसे मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण बता दे रहे हैं, CaO प्लस H2O, तो ये जुड़ के क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया कलीचूना, कलीचूना, कलीचूना का सूत्र, कलीचूना, ये तो जल हो गया। उसके बाद ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे अपना लोग क्या करते हैं, घर पुट्टी उट्टी करने के लिए या घर को रंगने के लिए चूना लाते हैं खरीद को, उस वो रहता है कली चूना, तो उसका सूत्र हो गया CaO। और उसके बाद जब उसको पानी में डालते हैं तो वो दोनों अभिक्रिया करके क्या करता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी कि देखते हैं घोल बन जाता है, जिसके बाद उसको लगा देते हैं दीवार पर, ठीक है। तो यही होता है संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जब जल के साथ, जल में डालते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया होता है, और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, एग्जाम्पल इसमें और है नहीं है, एक ही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपना लोग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपना लोग दूसरा अभिक्रिया, क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, सीधा समझ लीजिए ना, टूटता है कोई आदमी, मान लीजिए आदमी क्या टूटेगा, मान लीजिए कोई ये क्या कहते हैं, पत्थर का टुकड़ा है, वो अगर टूट टूट के अलग हो जा रहा है तो उसको कहेंगे वियोजन हो रहा है। अगर वही छोटा छोटा टुकड़ा मिलके एक बड़ा टुकड़ा बना दे रहा है, उसको कहेंगे संयोजन, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है एक अभिकारक टूट के अलग अलग क्या करता है, उत्पाद बनाता है, ठीक है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद, उत्पाद नहीं, अभिकारक, एक अभिकारक, इसमें एक अभिकारक टूटकर कई उत्पाद बनाता हो, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जुड़ता है दो अलग, इसमें क्या होता है, टूटता है। जैसे इसमें जुड़ा है दो मिलके एक नया बना है, इसमें क्या होगा, एक टूट के दो बना देगा, तीन बना देगा, चार बना देगा। इसका एग्जाम्पल अपना लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले ये हो गया हो तो लिख लिया करो, साथ साथ ही लिखना है, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना है। ये नहीं कि सर इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर जो है आसानी से एक एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में जो है एग्जाम्पल ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CO3, इसको संगमरमर भी कहते हैं,
संगमरमर, ठीक है, संगमरमर, ठीक है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको जब हीट दिया जाता है तो ये टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में, ठीक है, CO2 में। मतलब क्या, ये देखिए एक है ना, अभी एक, इसको जब हीट देंगे ना, इसको गरम गरम करेंगे तो ये टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगर आपको पूछा है संगमरमर का सूत्र क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सफेद कलर का होता है, चमकीला। और ये क्या होता है, टूट के क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और आप लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट जिसको VIP पॉइंट करके लिख लीजिए। VIP का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर VIP पॉइंट जहां लिख दी है वो पॉइंट मान लीजिए एग्जाम में आने के लिए 75% जो है संभावना, 75 से 90% संभावना उसका बन जाएगा कि एग्जाम में आ रहा है। तो एक डब्बा इस तरह से बनाइए आप लोग, उसमें लिखना है क्या, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी बना था ना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना को जब खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CaO CO3 बनाता है, ठीक है। CO CO3 और क्या बनेगा, H2O, ठीक है। ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया संगमरमर, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। अर्थात क्या, जब क्या सबसे पहले क्या किया था अपने लोग, चूना खरीद के लाए थे। एक एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना खरीद के लाए थे, उसको पानी में डाले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। उसके बाद अपने लोग क्या किए, जो ही बना उसको दीवार में पुट्टी कर दिए। और कुछ दिन जो है, कुछ दिन क्या, 1 से 2 दिन छोड़ने के बाद क्या होता है, वो चूना जो है कार्बन डाइऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अभिक्रिया करने के बाद क्या कर लेता है, ये CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। तो ये संगमरमर जैसा चमकीला दिखने लगता है, एकदम चमचम करने लगा, व्हाइट व्हाइट। शुरू में जिस टाइम पे आप रंगिएगा उस टाइम पे जो है वो उतना नहीं रहता है कि आप चमकने लगे, बाद में चमकता है जब वो अच्छा से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। और उस 1 दिन हो या 2 दिन हो, उसके बाद चमकने लगता है पूरा, आप लोग देखे होइएगा। तो इसमें क्या, इसको क्या लिखेंगे कि जब बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, चूना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया क्रिया करता है तो संगमरमर का निर्माण होता है, संगमरमर का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, ये एकदम डब्बा बना के बीचों बीच अच्छा से लिख दीजिएगा कि जब बुझा हुआ चूना का अभिक्रिया CO2 से होता है तो संगमरमर का निर्माण होता है, CO2 से अभिक्रिया करता है, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन, ये उसका परिभाषा, ये पूछता है, ठीक है। अपना लोग आवाज आते हैं अगला अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए, वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिए, पूरा एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी में। इसको अंतर के तहत बता देते हैं, आसानी हो जाएगा समझने में। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आ जाते हैं, देखिए ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इधर ले लेते हैं ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। तो ऐसा ऐसे क्यों बता रहे हैं, ऐसा बताने का कारण यह है कि जो है दोनों कंपेयर करके पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है ऊष्मा निकलता है, ठीक है, क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है, मतलब कोई अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए इसमें आ जाते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, निकलता है, निकलता है,
ठीक है, उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा देना पड़ता है, देना पड़ता है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसमें उष्मा देते हैं तो पकता है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जैसे चलिए अब एक एक एग्जाम्पल दोनों का लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। ये दोनों समझ में आए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम लोग उष्मा निकलेगा, मतलब इसमें उष्मा देते नहीं, इसमें उष्मा निकलता है, तो उष्मा क्षेपी, क्षेपी मतलब होता है निकालना, उष्मा शोषी मतलब उष्मा देना पड़ता है, सोखता है उष्मा को, ठीक है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के उपस्थिति में घटित होता है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया का दूसरा परिभाषा हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल ये हो जाता है प्राकृतिक गैसों का दहन, प्राकृतिक गैसों का दहन। जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो उष्मा निकलता है, ठीक है। इसी पर आधारित जो है सीएनजी पर काम चलता है, ठीक है, एनर्जी मिलता है इसी पर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जब सब्जियां साग सब्जियां होता है जो अपने लोग खाते पीते हैं, उसको कूड़ा के ढेर पे फेंक देते हैं। सब्जियां जब विघटित होता है ना, विघटित 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 होता है तब, ठीक है, सब्जियां विघटित होता है तब। जैसे अपना लोग देखता होगा गांव घर में गोबर फेंकता है, गोबर फेंक देगा या गोबर पे ये सब सब्जियां फेंक देगा, तो वो विघटित होता है। लेकिन जब गोबर को उठाया जाता है तो उस टाइम पूरा हीट निकलता है, फुल्ली हीट निकलता है। आप लोग उसमें पैर डाल के देखेंगे, पक जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इधर, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अपना लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में टूट जाएगा, ठीक है। ये संगमरमर को जब गर्म करेंगे, ठीक है, इसमें उष्मा दे रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। ये हीट देने का साइन अभी बताए थे पहले। उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में टूट जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका उदाहरण, ये हो गया इसका उदाहरण। इतना ही उदाहरण एग्जाम में पूछेगा, यही सब, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी में क्या अंतर होता है, तो ठीक अंतर भी इसी तरह लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर पूछ दिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो उसका उदाहरण लिखे, तो ये लिख के उदाहरण लिखना। उसके बाद मान लीजिए उष्माशोषी पूछ दिया, ये लिख के एक उदाहरण लिखना है, ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अपना लोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। इतना समझ में आ गया है तो लिखते जाइए साथ साथ ही। विस्थापन अभिक्रिया पे चलते हैं। कितना नंबर है, 4 नंबर। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसका बताते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या करता है, जिसमें जो है एक तत्व या एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, या एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, ठीक है। पहले परिभाषा लिखते उसके बाद समझाते हैं फिर से। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या तत्व दूसरे पदार्थ या तत्व को विस्थापित करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और लिखते जाइए धीरे धीरे। विस्थापन मतलब होता है कि मान लीजिए कोई दो आदमी, जैसे यहाँ पे जो है एक सीट है, यहाँ पे एक सीट है, दोनों पे एक एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या किया, ये मान लीजिए आया, ये बोल रहा है कि लड़ने लगा कि तुम हटो यहाँ से, हमको यहाँ पे बैठना है, तो ये इसको हटा के खुद यहाँ पे बैठ गया। ये हो गया विस्थापित करना, ठीक है।
मतलब कि उसका जगह ले लेना, ठीक है, उसको विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये बोल दिया इसको इधर कर लो तो ये मतलब तब हो जाएगा दोनों का विस्थापन, ये इसके जगह पे आ जाएगा, ये इसके जगह पे आ जाएगा, तो ये हो गया विस्थापन, ठीक है। इसी प्रकार होता है विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक तत्व या एक पदार्थ जो है दूसरे को विस्थापित कर देता है, ठीक है। अभी हम समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इतना समझ में आया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है एक पदार्थ या तत्व दूसरे पदार्थ या तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसका जगह खुद ले लेगा, अपना जगह उसको दे देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये होता है, क्यों होता है ये अभिक्रिया में, क्यों होता है, ये सब तत्व का, सब धातु का, सब तत्व का अलग अलग अभिक्रियाशीलता होता है, इसी के कारण होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया होगा, तो ये इसको विस्थापित करके CuSO4 प्लस इधर निकल जाएगा क्या, नो, इधर जिंक SO4 और इधर कॉपर निकल जाएगा, ठीक है। ये एक अभिक्रिया होता है। जिंक जो है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में गिराया जाता है तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब इसको इन दोनों का अभिक्रिया कराया गया तो ये जो है इसका जगह ले लिया, इसको ये कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, कोई बाहर वाला आया, इससे पैचअप कर लिया सल्फेट से, तो इसको क्या करेगा, इसको बाहर फेंक देगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये मान लीजिए सल्फेट जो है इसके साथ पैचअप कर लिया, इसको बाहर फेंक दिया, तो यही हो गया विस्थापन अभिक्रिया, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, ना कॉपर प्लस FeSO4 की अभिक्रिया जब कराएगा तो कॉपर सल्फेट और Fe को बाहर फेंक देगा, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। क्या होता है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब कि उसका जगह खुद ले लेगा, ठीक है, उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए लिख लीजिए, मिटाते हैं हम, ठीक है। आगे अब आ जाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इसी के साथ में पढ़ लेते हैं। एक नंबर लिख के लिखा गया, ये नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या, विस्थापन अभिक्रिया जब दो बिंदु पर हो या दो स्थान पर हो तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, सिंपल। जब विस्थापन अभिक्रिया जब दो बिंदु पर हो तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब विस्थापन अभिक्रिया दो बिंदु पर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, और तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देख, कॉपर सल्फेट जिंक नहीं लेंगे, कॉपर सल्फेट, हाँ बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, जिंक क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब होगा तो जिंक सल्फेट और कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, बनेगा, ठीक है। मतलब क्या, विस्थापन जो है दो बिंदु पर है, देख लीजिए, कॉपर जो है इसके जगह पर चल गया और जिंक इसके जगह पर चला है, ठीक है। मान लीजिए कि ये इसका बॉयफ्रेंड इसको दे दिया, उसका बॉयफ्रेंड इसको दे दिया, ठीक है, मतलब एक्सचेंज कर लिया, ठीक। कॉपर इसका जगह ले लिया, ये इसका जगह ले लिया, मतलब विस्थापित हो गया। अभी एग्जांपल लिए थे ना, दो सीट एक्सचेंज कर लिया, इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आ गया। यही हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। पूछेगा क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब विस्थापन दो बिंदु पर हो, उसे दो स्थान पर हो या दो बिंदु पर हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अब ये हो गया विस्थापन वियोजन हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। इसको भी अंतर के मदद से ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो है अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको VIP 2027 लिख लीजिए, आने का चांस फुल्ली है, ठीक है। ये हो गया अपना, ये हो गया। अब आ जाते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण
और अवकरण। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये आपको हर हमेशा काम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी आएगा काम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका परिभाषा पढ़ते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल, मतलब कोई भी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा हो। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन हट रहा हो, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें आ जाते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ हो रहा हो और ऑक्सीजन का ह्रास। इसमें सीधा सीधा उल्टा, हाइड्रोजन का जोड़ तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा, ठीक है, ह्रास हो रहा हो, ठीक है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण में ये नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जोड़ होगा, ठीक है। अवकरण हाइड्रोजन का क्या होगा, जोड़ होगा। सिंपल नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन का जोड़ होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। इसमें हाइड्रोजन का जोड़ होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। एग्जाम्पल अभी हम एनसीईआरटी से लिख दे रहे हैं, एकदम सेम एग्जाम्पल पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी से एक एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक कॉपर का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होता है, ऑक्सीजन के साथ, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है CuO। यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, ये संतुलित हो गया। ये होगा कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। यानी इसमें क्या हो रहा है, कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। इसी में मान लीजिए हाइड्रोजन कोई रहता, H2S रहता, मान लीजिए इससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलता तो ठीक है, वो हो गया, वो भी ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन अगर घट रहा है, 15 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर घट रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। यदि ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जोड़ के लिए एक एग्जाम्पल दूसरा बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2 के साथ होता है तो इसमें Cu कॉपर अलग हो जाता है और जल बनता है, ठीक है। इसमें देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, हो गया ना, यहाँ पे जल बना दिया। तो इसमें हाइड्रोजन का जोड़ नहीं हुआ, सिर्फ कॉपर का ह्रास हो गया, ठीक है। उससे भी हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। या ह्रास हो या जोड़ हो, किसी मान लो इसे हाइड्रोजन का जोड़ हो रहा है फिर भी अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है फिर भी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। इस पे इतना टाइम इसलिए दिया हम लोग क्योंकि ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में काम आएगा, तो आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है, नोट करिए इसको। इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोले, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ हो। यानी कि ये दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होगा ना एक अभिक्रिया में तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल चुटकियों में समझा देंगे यूं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ हो तो उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तथा अवकरण अवकरण दोनों साथ 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 हो उसे
उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिए। ऑक्सीकरण को एक और दूसरा नाम होता है अपकरण, इसको कहते हैं अपचयन। अपचयन, इसका दूसरा नाम हो गया अपचयन, उपचयन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लिश में याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, समझ में गया। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये एग्जांपल भी इसका हो गया। ठीक है, इसका यही हो एग्जांपल, COO प्लस ऑक्सीजन, CuO प्लस H2O। चलिए, इससे हम लोग समझते हैं कि साथ साथ अभिक्रिया कैसे हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, अपकरण कैसे हो रहा है एक ही में। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अवकरण। ठीक है, अवकरण बोलो या उपचयन बोलो, बात बराबर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है नहीं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देख लिए, मतलब कि यहाँ पे अपकरण भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यानी कि दोनों साथ साथ हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया हो, उसमें जो है ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ जब हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछता है, पूछ दे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीकरण अपकरण याद रहेगा तो ये आसानी से समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आया होगा तो ये समझ नहीं आएगा। ऑक्सीकरण समझने के लिए जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जोड़ हो, सिंपल, हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। बहुत बार पूछ चुका एग्जाम्पल में इसका उदाहरण, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें नहीं लिखे थे, लिख दे रहे हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेट रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम के व्यू से ये बहुत क्या कहते हैं, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, चलिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात जो है क्या अवक्षेप बनता हो। ठीक है, अवक्षेप बनता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप बनता हो। अवक्षेप मतलब क्या, अरे जैसे मान लीजिए, बता देना अवक्षेप कैसा होता है। जैसे अपना लोग सरफ घोरते हैं पानी में, तो मिलाने के बाद क्या बन जाता है, ऊपर में फेन जैसा बन जाता है, फेन जैसा ऊपर में पूरा, उसी प्रकार का अवक्षेप होता है। अभी कौन अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है और किस रंग का बनता है वो भी हम बताते हैं, पहले ये समझ लिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें जो है अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है, अवक्षेप निर्माण होता है, उससे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेरियम क्लोराइड, एग्जाम्पल हम ब्लैक से लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ये हो गया बेरियम क्लोराइड आपका, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है ना, तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का अवक्षेप, सफेद अवक्षेप, सफेद उजला कलर का अवक्षेप बनेगा। ठीक है, और उसके बाद HCl बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये बेरियम क्लोराइड एक मान लीजिए कोई विलयन है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जो है केमिकल है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराया जाएगा ना, तो बेरियम सल्फेट नामक जो है सफेद अवक्षेप बनेगा। ठीक है, सफेद अवक्षेप बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है, किस रंग का जो है अवक्षेप बनता है, तो बेरियम सल्फेट और सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। तो उसका एरो नीचे की तरफ कर देते हैं। ठीक है, इससे अपना लोग मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अगर पूछेगा ना एग्जाम में तो सेम यही उठेगा, जो एग्जाम्पल जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं, जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं वही आएगा उठ के एग्जाम में, वही लिखा हुआ रहेगा, वही आपको लिखना है, 100% नंबर देगा आपको। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आ गया। ये हो गया आपका अवक्षेप, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संक्षारण। ठीक है, संक्षारण और कुछ कुछ चीज जो है टॉपिक के अलावा एक्स्ट्रा चीज है ना, वो हम लास्ट में बता देंगे। ठीक है, लास्ट में जो जो बच जाएगा ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। एक लेक्चर लेंगे पूरा चैप्टर खत्म करने में, एक लेक्चर के साथ जो है अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा, उसके बाद आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं, ये कंप्लीट हो गया अपना, ये कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं संक्षारण पर। एक चीज याद रखिएगा, एक स्टार मार के आप लोग लिख लीजिए कि नाइट्रस ऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है, मतलब हल्का लाल होता है। ठीक है, भूरा होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, NO को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये पूछता है, पूछेगा नाइट्रस ऑक्साइड, सिंपल पूछ देगा नाइट्रस ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के धुएं का रंग का कैसा होता है, ये होता है भूरे रंग का। ठीक है, चलिए किताब में एक दो और रेडॉक्स का जो है एग्जाम्पल दिया गया है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आ जाता है। ठीक है, एक है जिंक जो है कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। दूसरा है मैग्नीज ऑक्साइड तथा क्लोरीन HCl की अभिक्रिया होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल और Cl2 बनता है। ठीक है, चलिए देखिए ये किस तरह से ये क्यों रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये देखिए जिंक अभी ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यानी कि ये हो गया अपकरण अभिक्रिया। ये हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ये हो गया ऑक्सीकरण, सिंपल। ठीक है, यानी कि आप देख लीजिए ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपकरण हो गया, इसीलिए हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया अपकरण। सिंपल ऑक्सीजन का ह्रास हो तो अपकरण, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीकरण। ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल, हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट बिंदु भी डाले वो भी नोट करते जाइए। उसके अलावा एक भी चीज नहीं पढ़ना है अपना लोग में चैप्टर में, क्योंकि अपना लोग क्लास 10th में है, लिमिट में पढ़ना होता है। आलतू फालतू अभी यहीं पढ़ लेंगे, दिमाग जाएगा बौखला, कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, मोटिवेशन और फालतू का वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाइए, पढ़ाई करिए। चलिए आ जाते हैं संक्षारण। नहीं तो आजकल क्या होता है, बोर्ड उठाया और उसके बाद मोटिवेशन देना स्टार्ट, 10 रील काटेगा और पढ़ाएगा 0, सही से कुछ पढ़ाएगा ना, उसके बाद सिर्फ रील काट के डालते रहेगा, मोटिवेशन करते रहो, पढ़ाओ 0। ठीक है, तो बच्चा उसी में खुश रहता है। संक्षारण, ये आ जाते हैं। देखो क्या होता है कि अपना लोग कभी बारिश उरिश होता है या वायु में नमी रहता है। ठीक है, तो धातु होता है, जैसे लोहा को हम लोग क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में नमी को सोख के उसे अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, धातु ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसको जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो होता है लोहा संक्षारित होने लगता है, लोहा घटित होने लगता है, लोहा खराब होने लगता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं संक्षारण। ठीक है, कोई भी धातु है या मान लीजिए जो है लोहा हो गया, उसको नमी युक्त वायु ऑक्सीजन में जब छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, अभिक्रिया कर करके वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होता है तो खराब हो जाता है, संक्षारित होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। ठीक है, तो उसको कैसे, जब किसी धातु या लोहे को
खुली नमी युक्त वायु में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, इसी को संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रोकने के 2 उपाय पूछे, 3 उपाय पूछे, हम उपाय भी बताएंगे क्या होता है रोकने का उपाय। ठीक है, आ जाइए। जब लोहा या धातु को खुली नमी युक्त वायु में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और खराब होने लगता है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, खराब होने लगता है उसी को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसे रोकने का उपाय। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम दिखा देते हैं, एक चीज दिखा देते हैं, कोई चीज, जैसे ये हो गया, ये लोहा है। ठीक है, इसमें देख लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जंग लग रहा है। ठीक है, ये धातु जो है नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करके क्या हो गया है, ये इसमें ऊपर में देख रहे हैं खराब हो गया, ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा लोहा कुछ दिन में। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं संक्षारण। धीरे धीरे देखते होंगे अपने आसपास में लोहा जंग लग जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं संक्षारण, लोहा खराब होने लगता है, धातु खराब होने लगता है। इसे रोकने का उपाय। ठीक है, रोकने का उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। रोकने का उपाय पहला, रंग पेंट करके, अच्छा करके, रंग पेंट करके। देखिए, देखते होंगे कि घर बनता है या कोई भी चीज बनता है, उसको रंग पेंट क्यों किया जाता है, इसी संक्षारण से बचाने के लिए, ताकि लोहा या कोई भी धातु लंबे समय तक टिक पाए, तुरंत खराब ना हो। अगर मान लीजिए आज लगाए 2 महीने में खराब हो जाए तो क्या फायदा अगला। तो रंग पेंट करके इसको कम किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, संक्षारण को। संक्षारण रोकने का उपाय सिंपल, संक्षारण रोकने का उपाय। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, ग्रीस या तेल लगाकर। ठीक है, अरे जैसे दिखता होगा ट्रेनर की पटरी जो होता है, उसको खराब ना होने से या संक्षारण से बचाने के लिए उस पर ग्रीस लगा दिया जाता है, तेल लगा दिया जाता है, खराब का मोबिल लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, संक्षारण कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तीसरा, एल्युमिनियम या स्टील का परत चढ़ाकर। चौथा, जिंक का परत चढ़ाकर। देखते हैं कोई लोहा होता है, उस पे जो है लाल कलर का जो है, उजला कलर का परत चढ़ाया होता है। तो ये जो होता है ना, ये सब धातु, एल्युमिनियम, जिंक, स्टील, ये सब होता है अधिक, ये तो हो गया क्या कहते हैं इसको, ये हो गया मिश्र धातु। ये सब जो होता है अधिक विद्युत धनात्मक होता है, जिसके कारण जो है अंदर वाले धातु को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे जिंक हो गया, जिंक का परत चढ़ा देंगे तो ये अधिक विद्युत धनात्मक होता है, इसीलिए जो है लोहा को संक्षारण होने से बचाएगा, लंबे समय तक लोहा चलेगा, इसलिए ये सब उपाय करते हैं। ठीक है, याद रखना ये सब उपाय। ठीक है, ये उपाय हो गया आपका। और उसके बाद ये हो गया परिभाषा आपका, संक्षारण क्या होता है, समझ गए। संक्षारण सिंपल है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट बचता अपना लोग, विकृत गंधीयता। ठीक है, देख लीजिए, उसके बाद पढ़ाते हैं। चलिए आ जाते हैं अपना लोग विकृत गंधीयता, ये अपना हो गया। आ जाते हैं विकृत गंधीयता।
ये कुछ नहीं होता, सिंपल तेल या वसा युक्त पदार्थ होता है, जैसे घी हो गया या डालडा हो गया, ये सबको खुली वायु में छोड़ देंगे ना कुछ या लंबे समय तक छोड़ देंगे ना, तो ये क्या होता है, अजीब तरह से सुगंध देने लगेगा, इसका स्वाद बदल जाएगा, सुगंध बदल जाएगा, ठीक है, गंदा महकने लगता है, अजीब हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ये? क्योंकि अभिक्रिया कर लेता है, खुली वायु में इसको छोड़ देगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है, इसलिए इसका स्वाद बदल जाता है, इसका गंध बदल जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। किसमें होता है ये? तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, जैसे डालडा हो गया, घी हो गया, उसके बाद मान लीजिए और भी सारा जैसे हो गया तेल युक्त जो भी है, मान लीजिए डालडा हो गया, डालडा में क्या करते हैं अपना लोग, खाना बनाते हैं, कोई कोई चीज बनाते हैं, तो डालडा घी इत्यादि जो है जब खुली वायु में छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो वो उसका स्वाद सुगंध सब बदल जाता है, तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। इसका परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। जब जब तेलीय खाद्य पदार्थ को खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जब तेलीय खाद्य पदार्थ खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। ये भी पूछ सकता है विकृत गंधिता क्या होता है, पूरा आसान है, सिंपल याद रखिएगा। हाँ, और एक चीज और, इससे बचने का उपाय, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो पैकेट होता है ना उससे ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ठीक है, जिससे लंबे समय तक संरक्षित रहे, ठीक है, खराब ना हो। इससे बचने के लिए ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ठीक है, भर दिया जाता है। जैसे अपन लोग देखते होंगे चिप्स वगैरह खरीदते होंगे, कुरकुरे खरीदते होंगे ना, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। क्यों भर देता है? क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक जो है खराब ना हो, नहीं तो आज भरे ऑक्सीजन भर देंगे तो कल खराब हो जाएगा। ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तुरंत में आने लगता है, तो खराब क्यों नहीं होगा, तुरंत उस पर जो है क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार का फंगस उग जाएगा, ठीक है, तो ये उससे खराब हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार विकृत गंधिता से भी बचने के लिए नाइट्रोजन को भर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपको तेलीय पदार्थ विकृत गंधिता, जैसे देखो विकृत गंधिता जैसे इसको क्या बोले थे, घी, डालडा इत्यादि में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घी डालडा में ही होता है, तेलीय पदार्थ मान लीजिए कुरकुरे तेल से भी बनता है, ठीक है, बहुत अन्य प्रकार का, ये हम बता दिए हैं दो अपनी तरफ से, ठीक है। तेलीय पदार्थ जो भी तेलीय पदार्थ होगा सब खराब होगा, ठीक है। अब हम लोग खाना बनाएंगे जो तेल में, वो भी कुछ दिनों बाद खराब होने लगेगा, गंदा महकने लगेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। ये खत्म हो गया सब टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अपना लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा टॉपिक था ना, जो इससे रिलेट नहीं करता था, ठीक है, अलग अलग मान लीजिए एक्स्ट्रा है, या एक दो एग्जाम्पल जो बच गया होगा, तो अपना लोग उसको पढ़ेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब अगले जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। और उसी के साथ जो है अपना लोग का आएगा 3 गो चीज, VIP, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दूसरा VIP शॉर्ट्स 2 नंबर के लिए शॉर्ट्स, तीसरा VIP लॉन्ग, VIP लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। और बचा हुआ 1-2 टॉपिक जो एक्स्ट्रा होगा जो इससे रिलेट नहीं करता था, उसको क्या करेंगे, ये अगले लेक्चर में छोटा सा लेक्चर रहेगा, उसमें रिवीजन के तौर पे सब चीज रिवीजन करते जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो सब जो है निकल जाएगा। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लिखाएंगे, उसका आंसर बताएंगे आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल संतुलित करने वाला भी लेके आएंगे ताकि ये आपको संतुलित होते रहे, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। विनोद।